Bread is a cause of cancer. Is it true? कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है और जिसकी बहुत डिफरेंट वजूहात है। एक्सपोजर जो है ना केमिकल्स का, जितना आप केमिकल से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं तो वो कैंसर की एक वजह है। चावलों के साथ दही डाल के खाना ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है कि अच्छा है? इसमें नुकसानदेह चीज कुछ भी नहीं है। राइस भी आपके लिए अच्छे हैं, दही जो है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन कंजम्पशन कितनी है। और दही का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, अगर चाय ले रहे उसमें चीनी ना ले, दोपहर को फल ले सकते हैं, थोड़ा सा दही ले लें। सप्लीमेंट्स खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? अगर किसी ने इन्फ्लुएंसर ने बता दिया कि मैंने मैग्नीशियम खाना शुरू कर दिया है तो सारी दुनिया मैग्नीशियम खानी शुरू कर देगी। कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो टॉक्सिसिटी करते हैं। जो सप्लीमेंट का वर्ड है उसका मतलब ये है कि बढ़ाना। अगर कोई चीज आपकी बॉडी में है ही नहीं तो उसने उसको क्या बढ़ाना है। लेकिन अगर किसी को इश्यू नहीं है, ठीक है, क्या उसको डाइट पे फोकस नहीं करना चाहिए? उसके लिए डाइट इंपॉर्टेंट नहीं है? कार्डियक अरेस्ट कितनी तेजी से फैल रहा है, रीजन ये है कि हम अपने टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। आपका जो हार्ट है वो किस कंडीशन में वर्क कर रहा है। आप जिम तो कर रहे हैं लेकिन हार्ट इतना उसका स्टेमिना है कि वो किस इंटेंसिटी का जिम बर्दाश्त कर सकता है। एवरेजली कितना टाइम लगता है वेट को नॉर्मल की तरफ लाने में? अप टू 12 kgs इन 2 months हो जाता है। सेल्फ डाइटिंग वाले जो लोग हैं जो खुद से प्लान कर रहे हैं, ये किस हद तक गलत है? सेल्फ मेडिकेशन जितनी खतरनाक है ना, तो ये जो सेल्फ डाइट है ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पित्ते निकल गए हैं, ब्लैक कॉफी पीते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं और क्रैश डाइट कर रहे हैं। बहुत बड़ी ज्यादती है आपकी अपने साथ ही। हेलो एंड वेलकम टू पब्लिक पॉडकास्ट। मैं हूं अली डार और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हेल्थ के हवाले से। और जब भी कभी हम हेल्थ की बात करते हैं तो हमारे माइंड में जो चीज़ें आती हैं उसमें सबसे पहले तो आती है डाइट। हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। डाइट के बाद हम सोचते हैं कि हमें एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, कितने परसेंट रोल है एक्सरसाइज का। फिर स्लीप कितनी ज़रूरी है, कितना सोना चाहिए, रेस्ट कितना मैटर करता है। अगर ये चीज़ें तमाम बैलेंस नहीं होंगी तो डेफिनेटली हम कहेंगे हमें कोई हेल्थ का इशू फेस करना पड़ सकता है। वो डायबिटीज़ हो, वो हार्ट इशू हो, वो वेट गेन हो, तो बहुत सारी चीज़ें इन तीन चीज़ों से कनेक्टेड हैं। तो इसी पे हम बात करेंगे और हम आज ये जानेंगे कि इनको किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है, इसमें से किस चीज़ का कितना रोल है और हमें फ्यूचर में उनको किस तरह से डील करना चाहिए और कितनी मैटर करती हैं चीज़ें। ये सब बात करने के लिए आज जिन गेस्ट को हमने पब्लिक पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया है, शी इज़ अ क्लिनिकल डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आमना अली। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं खैरियत से। थैंक यू सो मच आमना फॉर योर टाइम। आप आई, आपने टाइम निकाला पब्लिक पॉडकास्ट के लिए। मैंने अपने इंट्रो में जो चीज़ें बताई हैं, मेरा ख्याल है यही तीन चीज़ें हैं, डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट। इसके अलावा कोई और चीज़ तो नहीं है? इसके अलावा है चीजें, लेकिन अच्छा। अगर हम इन्हीं चीजों पे फोकस कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, इसके अलावा जो एक बहुत मेन फैक्टर है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल हर दूसरा बंदा मेरी, क्योंकि क्लाइंट से डेली बेसिस पे डिस्कशन हो रही होती है, कंसल्टेशन हम दे रहे होते हैं, तो मुझे ये लगता है कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ी इमर्जिंग प्रॉब्लम है। और वो आप देखें, जो हेल्थ की डेफिनेशन है ना, वो खाली फिजिकल फिटनेस नहीं है, आप मेंटली कितने फिट हैं वो बहुत मैटर करता है। तो डेफिनेटली आपने जितने भी फैक्टर्स बताए हैं, जिसके अंदर डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर आप एक्सरसाइज कर रहे नहीं कर रहे, आपकी नींद कैसी है, हाइड्रेशन लेवल क्या है, स्मोकिंग वगैरह तो नहीं आप कर रहे, और मेन वन ऑफ द मेन फैक्टर्स आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। अच्छा, मैं आमना ये सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे पूछनी है, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछूंगा कि आपने ये क्यों चूज़ की फील्ड? क्यों आपने सोचा कि मैंने न्यूट्रिशनिस्ट बनना है? क्या आपको वो बचपन से तो नहीं शौक था कि मैं बड़ी होकर न्यूट्रिशनिस्ट बनूंगी? इसके पीछे स्टोरी क्या है जी। आपके? व्हाई यू चूज दैट? अच्छा, ऐसी बात तो नहीं है कि मुझे बचपन से शौक था, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अभी इतनी ना अवेयरनेस इस फील्ड को लेके आई नहीं है। बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता कि जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। और आप ये देखें, बाहर के मुल्कों में हर हॉस्पिटल में एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइटिशियन होना लाजमी है, अदरवाइज वो जो हॉस्पिटल है वो ऑपरेशनल वो नहीं हो सकता। अच्छा। उसकी ये पॉलिसी है। तो यहाँ पे अभी इतना आइडिया नहीं, लोग बस एसोसिएट करते हैं कि वेट लूज करवाना है, वेट गेन करवाना है, न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाओ। लेकिन एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है उसमें। ये कि हर बीमारी के लिए, चाहे वो डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपोथायरॉयडिज्म, पीसीओएस, हर बीमारी के लिए एक स्पेसिफिक डाइट होती है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए डैश डाइट होती है। इसी तरह जो डायबिटीज है उनके लिए एक शुगर फ्री हमारी डाइट होती है। इसी तरह हार्ट के जो आपके पेशेंट्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उनको तो हर बीमारी के लिए एक स्पेसिफिक डाइट जो है वो होती है। तो एक न्यूट्रिशनिस्ट का काम सिर्फ वेट की हद तक नहीं है, पूरी ओवरऑल हेल्थ को मैनेज। और जो आपका सवाल है कि मेरा इस फील्ड में कैसे आना हुआ, तो उसमें ये है कि मुझे ना शुरू से ही
डॉक्टर्स वाली जो फील्ड है साइंस वाली, वो बड़ी फैसिनेट करती थी कि अच्छा। मुझे ये लगता था कि पैसे तो कमाना, आप जो भी प्रोफेशन में जाते हैं पैसे कमाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की ना बहुत रिवॉर्डिंग फील्ड है। आप देखें, अगर कोई इंसान तकलीफ में है, आपको छोटी सी खांसी भी है, गला खराब है और आप उस तकलीफ में है, और अगर कोई उस तकलीफ से आपको निकालने का बाइस बनता है, तो वो आपके लिए एक बहुत रिवॉर्डिंग भी होता है, वो आपको बड़ी दुआएं देता है। अब मैं इसमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। मेरे पास एक 80 इयर्स के आए क्लाइंट, कैंसर सर्वाइवर थे वो। अच्छा। और हर हॉस्पिटल में गए, ट्रीटमेंट्स वगैरह, कैंसर से तो उनको मतलब उन्होंने सर्वाइव कर लिया, उनका वो ठीक हो गया। लेकिन उनका बेटा और उनकी बहू उनको मेरे पास लेकर आए, उन्होंने कहा हमने सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया, इनका वेट बहुत तेजी से गिर रहा है। हालांकि कैंसर नहीं था अब उनको, और ये कि आईबीएस था, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उनको जो भी खाते थे वो डाइजेस्ट नहीं होता था। और 63 तक उनका वेट चला गया था, मतलब वो ही वाज 5'10" और 80 इयर्स के। तो फिर मैंने उनको ज़ाहिर है प्रॉपर हमारा जो भी प्रोसेस होता है, कंसल्टेशन, उनसे डिटेल में बातचीत की, उनकी सारी अगली पिछली मेडिकल हिस्ट्री ली, सब सुना, और उसके हिसाब से डाइट प्लान बनाया उनको। अब एक पेशेंट जिसको कुछ खाना पीना हजम ही नहीं हो रहा, उसके अंदर कुछ जा ही नहीं रहा, उस एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इनका वेट कैसे गेन करवाना है, और वो भी डाइट से, ना कोई ट्यूब फीडिंग ना कुछ। तो फिर उसमें खैर वो एक कस्टमाइज डाइट प्लान बना के उनको दिया, उनकी फैमिली को साथ इन्वॉल्व किया, व्हाट्सएप पे हमने ग्रुप बनाया, उसमें उनका बेटा भी, बहू भी, वो खुद भी, सब जो जो खा रहे होते थे, मुझे पिक्चर्स। तो शुरू में तो ज़ाहिर एक डाइट एकदम से काम नहीं करती, 1-2 हफ्ते जब उन्होंने डाइट की, फिर भी उनका वेट नीचे ही जा रहा था। तो वो अगेन उनके जो फैमिली वो परेशान हो गई कि आपने डाइट प्लान दिया फिर भी इनका वेट गेन नहीं हो रहा। मैंने कहा आप हिम्मत हौसला रखें, इंशाल्लाह होगा। आप डाइट डाइट कंसिस्टेंसी मांगती है। ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे उन्होंने किया, तो माशाल्लाह से उन्होंने 5-6 केजी 1 महीने में गेन कर लिया। अच्छा। उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे चैलेंजेस थे, चीज़ें थी, मैं उनके साथ कॉन्स्टेंटली राब्ते में थी। तो उसके बाद फिर जब उनकी सेहत, मतलब वो खुद बड़ा एक्टिव और उस तरह से अच्छा फील कर रहे थे, वेट भी पुट ऑन हो गया, हेल्दी फील कर रहे थे, एक्टिव, और कहते हैं मुझे समझ आ गई है डाइट की, तो अब मैं खुद से भी फॉलो कर सकता हूँ। तो फिर कुछ 1 महीने बाद मुझे उनकी बहू का मैसेज आया मक्का से कि मैं हरम में बैठी हूँ और मैं आपके लिए अच्छा। बहुत सारी दुआएं कर रही हूँ, अरे और जिस वाह। तरह से उन्होंने मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे करियर के लिए, तो ये एक जो चीज़ थी ना, ये, और ये ये पैसे से कहीं बढ़ के है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। इस तरह से मैं बता रही हूँ कि आप किसी की छोटी से छोटी तकलीफ भी दूर करते हैं, और सेहत की, तो वो इतना रिवॉर्डिंग होता है। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था बिल्कुल कि वो पैसे सेटिस्फेक्शन, वसूल हो गए। बिल्कुल वो सेटिस्फेक्शन मेरा ख्याल है वो बिल्कुल, बंदे को कभी नहीं मिल सकती किसी और चीज़ से, जब बिल्कुल। आपको के लिए कोई इस तरह दुआ कर रहा है और उसका मसला भी आपने हल कर दिया है। हाँ, और बिल्कुल, ये बड़ी आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ आमना बताई है, वो ये कि हर पेशेंट के लिए डिफरेंट डाइट है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट का, जैसे आपने कहा कि इतना कोई लोग उसको शायद समझते नहीं है या उस पर इतना रुझान नहीं है, पता नहीं है। हुँ, तो एक बंदा जिसको हार्ट का इशू है उसकी डाइट हाँ, और होगी, जिसको बिल्कुल। डायबिटीज़ है उसकी और होगी, लेकिन यहाँ पे सब कहते हैं एक ही चीज़ पकी है, सारी खा लो। बिल्कुल। अब कोई किसी बीमारी से लड़ रहा है, कोई किसी बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन सब एक ही तरह का खाना खा रहे हैं। हाँ, तो और ये आजकल चीज़ चैट जीपीटी, आजकल कोई चैट मसला जीपीटी। है तो चैट जीपीटी पे कर लो, वो जो कह रहा है वो आप कर लो, अच्छा, डॉक्टर के मुझे पास जाओ। ये बताएं आप ना कि जिस तरह से ये तीन चीज़ें, मैं अभी स्ट्रेस पे नहीं आता, ये तीन चीज़ों पे आता हूँ। हर एक का इस पर डिफरेंट ओपिनियन है, हर एक कोई डिफरेंट तरह डील करता है, बताता है। एक्सेस कितने परसेंट मैटर करती है, डाइट कितने परसेंट मैटर करती है, और रेस्ट कितना मैटर करता है? देखिए, शुरू से तो हम जो सुनते आ रहे हैं और हर जगह पढ़ते भी आ रहे हैं, 70% डाइट होती है और 30% एक्सरसाइज होती है। लेकिन क्योंकि मेरा डेली बेसिस पे लोगों के साथ राब्ता रहता है और सब कुछ, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि कोई एक फॉर्मूला आपने फॉलो नहीं करना। हमारी आवाम, टू बी ऑनेस्ट, बहुत हम्म। सुस्त है। हम्म। और अगर मैं उन्हें कहूँ 30% एक्सरसाइज, एक बंदा जो करता ही नहीं है, जब मैं उनसे पूछती हूँ ना हम्म। कंसल्टेशन में, अच्छा हम्म। आपकी कोई एक्सरसाइज रूटीन है, आप वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग ज़ाहिर है एक उनकी बनी हुई होती है रूटीन, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल ही कभी उन्होंने हम्म। ना जिम की शक्ल देखी होती है, ना उन्हें किसी वर्कआउट का। तो अगर मैं उन्हें कह दूं कि आप अपनी लाइफ में कल से ही अपनी हम्म। रूटीन में 30% एक्सरसाइज को शामिल कर लें और एक रूटीन बना लें, तो वो बड़ा मुश्किल है उनके लिए। तो मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कहती कि आपने इतने परसेंट एक्सरसाइज पे करना ही करना है। मैं कहती हूँ आप अपनी स्टेमिना, अपनी जो आपका हम्म। कंफर्ट लेवल है वहां से शुरू करें। अगर 5 मिनट हम्म। एक्सरसाइज आप रोज कर सकते हैं, तो आप बेशक 5 मिनट से शुरू कर लें, 2 मिनट से शुरू कर लें, हम्म। आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ा लें। बिठा लें। डाइट का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो जो मेरे पास आता है उसकी डाइट तो मैंने देखनी होती है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने ऐसा शुरू में भी कहा कि हर बीमारी के लिए डिफरेंट डाइट होती है। हम्म। डाइटिशियन सैडली, यहाँ न्यूट्रिशनिस्ट एक जो बहुत बड़ा फ्लॉ है वो ये करते हैं कि डाइट प्लान बना के दे दिया, अब वो हम्म। पेशेंट जाने, उसका काम हमारा जाने। काम खत्म।
ये सबसे बड़ा फ्लॉ है यहाँ पे। और अक्सर मुझसे भी लोग पूछते हैं ना कि मुझसे कुछ कोलीग्स ही पूछ रहे होते हैं कि क्या इशू आ रहा है, किस तरह से आपके क्लाइंट्स जो हैं उनके ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हमने डाइट दी और हमें नहीं उस तरह से फीडबैक मिला। तो मैं हर एक को ओपनली ये बताती हूँ कि आपने उनके साथ उनको सिर्फ डाइट देनी नहीं है, डाइट फॉलो करवानी है। ये भी मैं डेफिनेटली इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ है ना। फॉलो अप्स बहुत ज़रूरी है। वो जो डाइट आपने दी है उसका फीडबैक वो आपको दें, उसमें कोई चेंजेस करनी है, किस तरह से वो डाइट उन पे असरअंदाज हो रही है। और रिजल्ट्स तो क्या आ रहे हैं उसके? एग्जैक्टली आप एक टाइम सेट कर लें, ठीक है। महीने का टाइम सेट कर लें, 2 महीने का टाइम सेट कर लें, लेकिन उनके साथ इन कॉन्टैक्ट रहें। और उसमें अगर चेंजेस रिक्वायर्ड इस तरह से, तो आई थिंक रिजल्ट्स तभी मिलते हैं। ठीक है, वेट एंड वॉच और प्रैक्टिस करें उस चीज़ को आप, फिर एग्जैक्टली। आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम तो डाइट के बारे में तब ध्यान देते हैं, हमारा रुझान जो पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया में भी चले है इस एरिया में, हम डाइट की तब बात करते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम होता है, हमें कोई हेल्थ इशू आता है, कोई बहुत मोटा हो गया तो उसको ख्याल आ जाएगा यार मैंने डाइट पे ध्यान देना है। किसी को कोई हेल्थ, कोई कोलेस्ट्रॉल का इशू आ गया, किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम हो गया है, किसी को आईबीएस जैसे आपने बताया कोई ऐसा इशू है, फिर हम डाइट की बात करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी को इशू नहीं है, ठीक है, क्या उसको डाइट पे फोकस नहीं करना चाहिए? उसके लिए डाइट इंपॉर्टेंट नहीं है? अब आप देखें, ये सबसे जो अलार्मिंग बात है ना इस सवाल का आपका जवाब, कि कार्डियक अरेस्ट कितनी तेजी से फैल रहा है। अब उसमें सेलिब्रिटीज हैं जो जिम भी जा रहे हैं, अपनी डाइट भी उन्होंने ट्रेनर्स हायर किए हुए हैं, सब कुछ बड़े कर रहे हैं। यंग लोग हैं। हाँ, और फिर उसके बाद अभी हमने रिसेंटली देखा, एक टीचर थे अच्छे खासे, वो मोटापे का शिकार भी नहीं थे, फिजिकली फिट भी थे। इसी एग्जैक्टली। तरह एक क्रिकेटर जो है, वो खेलते खेलते ही वहां पिच पे ही उनकी कोलैप्स कर कार्डियक। जाते हैं। तो ये सारे तो फिजिकली भी फिट हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम अपने टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, आपका जो हार्ट है वो किस कंडीशन में वर्क कर रहा है। आप जिम तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपका हार्ट इतना उसका स्टेमिना है कि वो किस इंटेंसिटी का जिम बर्दाश्त कर सकता है। कोई भी जिम में उठ के चला जाएगा, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपने कभी ये चेक किया है कि आपका जो हार्ट है वो किस कंडीशन में वर्क कर रहा है? बाय बर्थ कोई डिफेक्ट तो नहीं है, या बाय बर्थ नहीं भी अच्छा, है तो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ, आपकी बात बहुत अच्छी कर रही हैं आप। ये जिम के अंदर मैंने भी विटनेस किया और ये प्रैक्टिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एड्रेस करना। हम देखते हैं कि यार इसने इतना केजी वेट उठा लिया, यार मैंने भी उठा लिया, उठा ले क्या हो गया, तो कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। मैं तो हाँ मैं भी उठा लेता हूँ, हर ये मुझे उठाया ना जा रहा हो, मेरी हालत ख़राब हो रही हो कि यार जवान मन उठा ले। तो हमें नहीं पता हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, हमारा हार्ट की क्या कंडीशन है, हमारे कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन क्या है, ब्लड प्रेशर हमारा इस वक्त कितना है, तो ये टेस्ट होने डेफिशिएंसीज ज़रूरी हैं। बिल्कुल। का आयरन की डेफिशिएंसी, औरतों में तो मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन डी, आप देखें 50 साल की उम्र के बाद जाके औरतें विटामिन डी के वो कैप्सूल्स, जब उनके वो घुटनों में या कहीं दर्द शुरू होती है, अर्थराइटिस के मसले, तो डाइट का ख्याल जो है ना वो तो ज़ाहिर है रखना ही है, लेकिन 20s के बाद ही अपने टेस्ट लाजमी कराएं। 20s में करा लें, मैक्सिमम 30 के जब आपको पता चल रहा है अब आप 30 के होने वाले, अपने सारे टेस्ट कराएं, अपना LFTs कराएं, RFTs कराएं, लिवर के टेस्ट, जो भी अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाएं। ज़रूरी नहीं है कि एक सर्टेन एज के बाद ही आपका कोई चीज़ें ऊपर नीचे हों। ठीक है। आपकी बॉडी है, एक मशीन है, काम करे, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो टाइमली अगर चीज़ें डायग्नोज हो जाए, उनका ट्रीटमेंट हो जाए, तो उससे अच्छी तो और कोई यानी कि बात ही नहीं आप है। ये कह रही हैं कि अगर किसी को इशू नहीं भी है, उसे भी अपने टेस्ट करवाने चाहिए। डेफिनेटली, इसमें तो कोई दो राय है वो ही कह रहा नहीं। है मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, फिट हाँ, हूँ, लेकिन क्योंकि उसके लिए भी जानना ज़रूरी है कि हाँ, अंदर क्या चल रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, और ये कितने अरसे बाद टेस्ट होने चाहिए? अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कितने अरसे बाद जाके टेस्ट करवा सकता आप हूँ? साल में एक दफ़ा तो अपने टेस्ट लाजमी करवाएं। अच्छा। जी, साल में एक दफ़ा, एनुअली जिसको हम बोलते हैं, एक दफ़ा अपने सारे टेस्ट करवाएं। डेफिशिएंसीज जो होती है ना, जैसे मैंने कहा कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आयरन की, विटामिन डी, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती हैं, और ये एकदम से फिर ठीक भी नहीं होती हैं। उनको ठीक करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। इतने सालों में, अब आपको 50 साल में अगर आपने अपना टेस्ट करवाया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, वो 50 सालों की डेफिशिएंसी आप अगले 2 दिन में तो नहीं ठीक कर सकते हैं। अच्छा। तो आगे उस डेफिशिएंसी को रिकवर करने के लिए, पूरा करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। सो ये आपने अपना ख्याल, जैसे हम अपनी बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं ना, कि जिस तरह लड़कियां हैं, औरतें घरों में अपने फैमिलीज का ख्याल रखती हैं, घर के कामों का ख्याल रखती हैं, ये चीज़ ये टाइम पे होगी ये, तो इसी तरह अपनी सेहत का भी ख्याल टाइम पे करना होता है। टाइम पे अपने टेस्ट करवाने हैं, डायग्नोसिस टाइम पे हो, ट्रीटमेंट टाइम पे हो, तभी आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। अच्छा, मुझे वैसे ही एक चीज़, आपने सप्लीमेंट्स की भी बात की है कुछ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे ऐड कर लेता हूँ जी। कि हमें सप्लीमेंट्स खाने के बारे में चीज़ क्लियर नहीं है, ये आप बहुत बेहतर बता सकती हैं। हम तो जितने लोगों से बात करते हैं वो खुद से कह देगा यार ये वाले विटामिन स्टार्ट कर लो, वो क्या मैग्नीशियम खाते हो? नहीं खाते, रात को खा लिया करो।
अच्छा, मुझे नहीं पता मुझे ज़रूरत है कि नहीं है। कोई कहेगा विटामिन डी एक कैप्सूल मिलता है वो खा लो, तुम बिल्कुल ठीक हो। सप्लीमेंट्स खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया और इस पे मैं बात करना भी चाह रही थी। आजकल मैं सोशल मीडिया पे एक ना ट्रेंड ये देख रही हूँ, हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो वो कोई भी चीज़ रिकमेंड कर दें वो तो लोग आँखें बंद करके हाँ, फ़ॉलो ये करते सही कह रहा होगा। हैं। अगर किसी ने इन्फ्लुएंसर ने बता दिया कि मैंने मैग्नीशियम खाना शुरू कर दिया है, तो हुँ, सारी दुनिया मैग्नीशियम खानी शुरू कर देगी। अगर और वो स्पेसिफिक ब्रांड का। अब हुँ, उसके पीछे तो वो हमें नहीं पता उनकी प्रमोशन होती है, उनको हुँ, पैसे मिल रहे होते हैं, जो भी। लेकिन हमें अपनी जो चीज़ हमारे तक पहुँच रही है सोशल मीडिया के थ्रू या जैसे भी, अपनी रिसर्च लाज़मी करें। हुँ, अगर कोई मैग्नीशियम का आपको बता रहा है, आप उसकी सुनें, लेकिन आप अपनी रिसर्च करें कि आपको हुँ, क्या साइंस एंड सिम्पटम्स हो रहे हैं, वो उसके साथ रिलेट करें और कोई भी मेडिसिन आपने लेनी है, सप्लीमेंट हो, कुछ भी हो, हमेशा डॉक्टर से मशवरा करके, न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा करके, अपने टेस्ट करवा के क्योंकि सप्लीमेंट्स में भी आपको बताऊँ कि कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो टॉक्सिसिटी करते हैं। अच्छा, जी, जैसे विटामिन्स की बात करें तो कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल जैसे विटामिन बी है, विटामिन सी है, ये होते हैं हुँ, वाटर सॉल्युबल यानी कि पानी वाली चीज़ों में ये होंगे जैसे ऑरेंजेस है हुँ, उसके अंदर अच्छी मिकदार होती है पानी की, तो विटामिन सी वो आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, ये फैट सॉल्युबल है, जो फैट वाले खाने हैं ना, फिश है, उसके अंदर उसके थ्रू ये आपकी बॉडी में जाता है और हुँ, वो क्योंकि पानी के थ्रू नहीं गए हैं, फैट के थ्रू गए हैं, तो वो आपकी बॉडी में रहते हैं। हुँ, तो वो निकलते नहीं है बॉडी से, वाटर सॉल्युबल निकल जाते हैं। तो हुँ, वो अगर आप ज़्यादा लेते रहेंगे तो वो टॉक्सिसिटी कॉज़ करेगा। इसी तरह अच्छा, विटामिन डी के मैंने अक्सर देखा है लोगों को वो इंजेक्शन पी लेते हैं। चलते-फिरते कुछ पता नहीं है हफ्ते में कितनी दफ़ा लेना है, कितने दिन लेना है, वो लेते जाते हैं, तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो इसी तरह जो भी सप्लीमेंट्स हैं और हमेशा मैं ये बात करती हूँ प्रायोरिटी डाइट को दें। हुँ, अपनी डाइट में अगर नेचुरली विटामिन जो डी डाइट कर सकते एग्ज़ैक्टली हैं। विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी है तो विटामिन डी वाली चीज़ें खाएँ, फिर सप्लीमेंट्स ऐड करें। क्योंकि जो सप्लीमेंट का वर्ड है हुँ, उसका मतलब ये है कि बढ़ाना। तो हुँ, अगर कोई चीज़ आपकी बॉडी में है ही नहीं, तो उसने उसको क्या बढ़ाना है? तो पहले अपनी हुँ, डाइट ठीक करें, वहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स लें, फिर ऐड ऑन। फिर ऐड ऑन करें। अच्छा, तो ये जो कैप्सूल्स होते हैं विटामिन डी के 15 डेज़ बाद, 20 डेज़ के बाद, ये भी नहीं खाने चाहिए फिर? एग्जैक्टली मैं वही आपको कह रही हूँ आपने पहले अपना टेस्ट करवाना है आपने हुँ, देखना है उसमें भी माइल्ड डेफिशिएंसी है सिवियर डेफिशिएंसी है बिल्कुल खत्म होने के करीब है विटामिन डी हुँ। उस हिसाब से फिर आपकी डोजेज सेट होगी और वो आपको रिकमेंड किए जाएंगे अच्छा, यानी कि हाँ चेकअप ज़रूरी है। जरूरी बगैर है खुद से वाइट जो लोगों के मशवरे में आ गए ना कि यार मुझे एग्जैक्टली मसला था, मैंने कहा मैं भी ठीक हो गया हूँ। हाँ बेशक कोई से कुछ और चल रहा हो मसला, नींद हाँ का चल रहा हो और वो मेडिसिन्स वो खा रहा आप हो, देखें कोई भी चीज सप्लीमेंट्स। जो आपके अंदर जा रही है ये एक हुँ, बहुत बड़ी बात है हुँ, उसने अंदर जाके आपकी हेल्थ को अफेक्ट करना है डायरेक्टली हुँ। तो इसमें सोचे समझे बगैर रिस्क लेना एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है अच्छा, इसमें ना कुछ मिथ्स भी हैं, यानी कि कुछ सुनी-सुनाई बातें हैं। अब वो हम्म एक कैल्शियम होता है, उसको डालते हैं पानी के अंदर, वो घुल जाता है, उसके बाद अब वो ड्रिंक पी लेते हैं। अब कुछ कहते हैं, "ये रात को सोते पी लिया करें, बहुत अच्छा है।" कुछ हम्म कहते हैं, "नहीं, इसके जो होते हैं ना, वो पार्टिकल्स वो बॉडी में रह जाते हैं, तो किडनी स्टोन" इस तरह की ये बातें भी होती हैं। बिल्कुल, जी। स्टोन्स की जहाँ तक बात है तो कैल्शियम ऑक्ज़लेट किडनी स्टोन्स होते हैं ये, कैल्शियम ऑक्ज़लेट। अगर आपकी डाइट में ऑक्ज़लेट ज़्यादा है, जैसे टमाटर है उसमें ऑक्ज़लेट होता है। अगर आप ज़्यादती करेंगे ऑक्ज़लेट वाले खानों की या कैल्शियम वाले तो हुँ, ये कैल्शियम ऑक्ज़लेट स्टोन्स कॉज़ करेगा। तो इसीलिए वही वाली बात कि किस चीज़ की आपकी बॉडी को ज़रूरत है, हुँ। क्योंकि ज़्यादती जो है वो फिर किसी भी चीज़ की वो सही नहीं है। ठीक है, ये आप लोग बड़े ध्यान से सुन लें, जो हो सुनी-सुनाई बातों पे सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं, मैं हाँ, भी इसमें शामिल होऊँगा शायद। ये नहीं करना चाहिए, पहले अपना बिल्कुल, चेकअप करवाएँ और अगर एग्ज़ैक्टली। आपको कोई रिकमेंड करता है, तो हाँ, फिर आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाएँ और खुद से ना खाना शुरू कर दें। बिल्कुल। अच्छा ये बताएँ कि कहते हैं ईट हेल्दी, अच्छा खाएँ, हेल्दी खाना बड़ा ज़रूरी है। ये अच्छा खाना क्या होता है? मुझे ज़रा अगर आप कोई टॉप फूड्स बताएँ, जो अच्छे हैं? देखिए हेल्दी डाइट की हम डेफिनेशन से ही शुरू कर लेते हैं कि हेल्दी डाइट होती क्या है हुँ, कहते किसको है आपकी जो डाइट है वो एक तो बैलेंस्ड हो यानी कि उसमें हर चीज़ मुनासिब मिकदार में हो हम लोग अगर मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है मेरे पास आके कहती है 6 महीने हो गए रोटी नहीं खाई साल हो गया रोटी अच्छा। नहीं खाई रोटी की शक्ल ही नहीं देखी चावल नहीं खाए तो हुँ, ये जो चीज़ें ये आपका वेट तो ज़ाहिर है लूज़ कराएंगे तो आप फाके कर लेंगे आपका वेट 2 दिन में लूज़ हो जाएगा हुँ, लेकिन ये कब तक आप कर सकते हैं रोटी जो है वो स्टेपल फूड है आपका वो आपने कभी ना कभी तो लेनी है साल छोड़ देंगे उसके बाद तो लेंगे ना और जैसे ही लेंगे तो वो सारे रिजल्ट्स हुँ, वापस आपका वेट गेन और सब कुछ तो हमेशा सस्टेनेबल डाइट रखें जो आप लंबे अरसे तक जो आपका लाइफस्टाइल बन सके हुँ, जिसको आपने कोई भी डाइट फॉलो करनी है ना ये सोच लें कि ये मैं पूरी जिंदगी चला सकती हूँ या नहीं चला सकती अपने बुढ़ापे हुँ, तक दैट हुँ, इज लाइफस्टाइल
तो हेल्दी डाइट जो है, एक तो सस्टेनेबल डाइट जो आपकी बैलेंस डाइट हो, उसमें आपकी एक प्लेट में आपके पास कार्ब्स भी हो, यानी रोटी, राइस, क्वांटिटी थोड़ी, और उसके बाद इसी तरह उसमें सब्जियां भी हो, डेली आपके फ्रूट्स भी हो, डेयरी की थोड़ी सी दूध दही का कंजम्पशन, ये सारी चीजें इसको बैलेंस डाइट। फिर वैरायटी ऑफ फूड्स, वैरायटी हो आपकी, ये नहीं कि आप एक ही चीज रोज की रोज खाई जा रहे हैं। मैंने अक्सर लड़कों में ये खासतौर पे मसला देखा है, जो जिम भी जाते हैं, प्रोटीन पे ही जोर होता है, सारा प्रोटीन पे होता दोपहर है। को भी चिकन खा रहे हैं, रात ऐसे को भी चिकन खा रहे हैं, मछली खा लो, चिकन खा लो, प्रोटीन चाहिए, अंडे खा लो। एग्जैक्टली। तो लेकिन जो कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, फिर विटामिन्स, मिनरल्स हैं, वो भी आपको चाहिए। तो वो सारी चीजें भी जो है ना, वो बैलेंस डाइट जिसको हम बेसिकली कहते हैं, तो बैलेंस डाइट हो, वैरायटी वाले खाने हो, पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, तो ये आपकी हेल्दी ईटिंग है। इसको हेल्दी कहेंगे, ठीक है। अच्छा, चलें आपसे पूछ लेते हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो आपकी क्या है खुफिया चीज़ है तो बताएं जरा। आपका क्या होता है डाइट प्लान? न्यूट्रिशनिस्ट होने के साथ साथ मैं भी इंसान हूँ। तो आप तो नहीं कहती मैं 3 महीने रोटी नहीं खाई मैंने, 4 महीने रोटी नहीं खाई मैंने? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मसले मसाइल नहीं है। तो आप क्या वैसे प्रायोरिटी पे किस तरह का रखती हैं अपना स्केड्यूल? बिल्कुल, देखिए डिपेंड करता है। अगर कुछ डेज बहुत बिजी होते हैं, कुछ डेज टाइम होता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एक ब्लेसिंग है कि मैंने न्यूट्रिशन की नॉलेज है मुझे, और मैं लोगों को डेली बेसिस पे गाइड कर रही होती हूँ कि अच्छा, मुझे ना बार बार लोगों को बताना पड़ता है कि कम नहीं खाना, आपने अपने मील स्किप नहीं करने। तो वो एक चीज़ बार बार जब आप लोगों को बता रहे होते हैं ना, तो जब वो आप खुद करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आवाज़ आती है कि ये आपने लोगों को बताया था और आप भी वही करें। तो अगर कभी मेरे पास टाइम ना भी हो, मेरे पास टाइम नहीं है, मील स्किप करना है, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना करूँ, क्योंकि मील स्किप करना एक अच्छी नहीं है। तो अगर मैं अपनी आपको जनरली बताऊँ, तो कोशिश तो यही होती है कि फल भी खाएं, सब्जियां भी खाएं, घर का खाना खाएं, हेल्दी ऑर्गेनिक खाएं। मैं जैसे आपसे पॉडकास्ट से पहले भी बात करी थी कि एक जो टिप मैं करती हूँ अपने घर में, कि मैं प्रोसेस चीज़ें ना ग्रोसरी में लाती नहीं हूँ, चाहे वो बिस्किट्स हो, चॉकलेट्स हो, चिप्स हो, ये सारी जो चीज़ें मैं लाती नहीं हूँ। इसकी जगह मैं खजूरें ला के रख देती हूँ। अब मुझे मीठे की क्रेविंग हो भी रही है, तो मैंने वो खजूरें खा लेनी, क्योंकि ऑप्शन ही वही है। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स और ये प्रैक्टिसेस जो है ना, ये बहुत आगे तक लेके आए होंगे ना, तो आपका दिल भी करेगा फिर। बिल्कुल, आपको पता है मेरे पास ना कबर्ड में पड़ी है वो चीज, मैंने रखी है किसी कैबिनेट में, तो ना वो चिप्स का मूड हो रहा है। बिल्कुल। और वो वाली बात कि आपके पास घर में अगर पड़ी ना पैनाडोल, तो आपको सर दर्द लाजमी होगा। ठीक है, आपने कहना मुझे सर दर्द हो रहा है, मैं खा ही लेता हूँ, तो चीज लाना ही छोड़ दें आप। जिस चीज का आपको एक्सेस मिलेगा, जाहिर है वो तो फिर जो चीज आसानी से अवेलेबल है वो आप लेंगे। ठीक है, ये नहीं कि बैलेंस सारी चीजें खाते हैं और खानी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वेट लॉस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, डिस्कशन है, मैं चाहूँगा इसको हम डिस्कस करें, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे फर्दर भी पूछूंगा। पहले तो मुझे बताएं कौन से लोग आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं, जो आपके पास अपना इशू लेके आते हैं डाइट के हवाले से, वेट लॉस? जी बिल्कुल, वेट लॉस और ख़ास तौर पे ख़वातीन में जो मसला होता है पीसीओएस, अच्छा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गया। एक जैसे मैंने कहा डिप्रेशन, तो दूसरे नंबर पे मैं कहूँगी पीसीओएस। ये तो इतने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं ना मसले मसाइल, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो रही है। तो हमेशा अगर कोई मेरे पास आता है और वो मुझे कहता है कि हम जब असेस भी करते हैं कंसल्टेशन में, सवाल जवाब सब उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें फील हो रहा होता है कि डाइट इनकी सही है, इतना डाइट का मसला नहीं है, लाइफस्टाइल भी ठीक है, जिम भी जा रहे हैं, कोई ना अंडरलाइंग कॉज है, कोई ना कोई वजह है। अगर अनइंटेंशनली इतना तेजी से वेट गेन हो रहा है, जेनेटिक्स भी होता है, लेकिन अगर इतना तेजी से, अगर 6 महीने में मुझे कोई कह रहा है मैंने 20 kg बढ़ा लिया, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों, टू मच, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो फिर आप टेस्ट की तरफ 2-4 उसमें टेस्ट हैं, आप हम कहते हैं थायराइड चेक करवाएं, हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका बहुत तेजी से वेट गेन होता है, पीसीओएस में आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ओबेसिटी उसकी वजह से होती है, वेट गेन होता है। तो फिर हम वो टेस्ट की तरफ जाते हैं, वो टेस्ट कराते हैं, और फिर उसके लिए जाहिर है आपको जो मेडिसिन है वो भी साथ अपनी डाइट में शामिल करनी होती है। तो पीसीओएस के लिए भी, जैसे मैंने शुरू में कहा, हर बीमारी के लिए एक डिफरेंट डाइट है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए फिर हम आयोडीन रिच डाइट देते हैं, क्योंकि उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से थायराइड सही काम नहीं करता। तो फिर हम आयोडीन उनकी डाइट में, और फिर इसी तरह से वो साथ मेडिसिन ऐड करते हैं, तो फिर वो जाके उनकी जब कॉज कंट्रोल होगी, तो फिर जो ये वेट है जो उसको गेन कर रहा है वो कंट्रोल होगा।
अच्छा। इसी तरह पीसीओएस में भी फिर मैं उन्हें कहती हूँ अब डायग्नोज हो गया, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, गायनेकोलॉजिस्ट को ऑन बोर्ड लें, साथ में आपको पीसीओएस के लिए डाइट दूंगी, तो आपकी मेडिसिन और डाइट मिलके जो है ये फिर एक प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट होगा और फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए कहने का मकसद ये है, अपने हेल्थ केयर के पास, एक्सपर्ट के पास लाजमी जाएं, एक दफ़ा कंसल्ट लाजमी करें, पता चले आप कहाँ खड़े हैं। अच्छा, ये जो किसी का वेट गेन किया बहुत ज़्यादा, चले हम एवरेज कर लेते हैं, कोई बंदा कोई किसी को लगता है मेरा 80 kg वेट है, 90 kg है या 100 kg बहुत लोगों का होता है, ये बहुत ज़्यादा है। तो एवरेजली कितना टाइम लगता है वेट को नॉर्मल की तरफ लाने में, कितने मंथ्स लग जाते हैं? देखिए डिपेंड करता है आप किस तरह से वेट लॉस कर रहे हैं। जैसे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, और क्रैश डाइट तो है, उससे तो आप जितना जल्दी चाहे वजन कम कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे हेल्दी तरीका है वो कैलोरी डेफिसिट है। ठीक है। यानी आप कैलोरीज अपनी कंट्रोल करें। जिस तरह हम जो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन प्रॉपर कैलकुलेशंस करते हैं कि एक बंदे की कैलोरीज कितनी एक नॉर्मल डे में उसको चाहिए, और फिर उसमें से कुछ प्लस माइनस करके उसका एक वो बनती है कैलोरीज की, इतनी कैलोरीज इसने लेनी है, और वो डाइट प्लान उसको दिया जाता है। अब मैं तो हमेशा हेल्दी डाइट ही रिकमेंड करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि आपका वेट इतनी जल्दी जैसे गेन नहीं हुआ, उसको भी टाइम लगा ना, जाहिर है कुछ महीनों में जाके या साल में जाके आपने इतना वेट पुट ऑन चंद किया है। दिनों में नहीं हो गया। इसी तरह चंद दिनों में वेट लूज भी नहीं होता, तो आपको टाइम देना पड़ता है। तो जिस तरह मेरे जो क्लाइंट्स है जो हेल्दी डाइट कर रहे हैं, जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, जो जी। नॉर्मल है, उनका अप टू 12 kgs इन 2 months हो जाता है, अप टू 12 अच्छा। kgs। अब ये हर एक का डिफरेंट है कि आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, डाइट कितनी अच्छी कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, कोई शादियां वगैरह तो नहीं बीच में हाँ, आ रही, बीच कोई में फंक्शन तो नहीं आ रहे, चीट मील्स ले रहे हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट होके फॉलो करें तो 12 kgs आराम से आप लूज कर सकते हैं 2 महीने में, अच्छा, ये हेल्दी तो डाइट के साथ। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ब्रेकफास्ट की जब हम बात करते हैं तो किसी को कोई इशू नहीं है, लेट्स सपोज वो बहुत वेट गेन नहीं है, बहुत वो कमज़ोर नहीं है, तो एक अच्छा अगर बंदे ने एक डाइट प्लान तैयार करना हो, आपकी नज़र में एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन, आप किसी को क्या रिकमेंड करेंगी कि ये आपका डाइट प्लान है जिसमें सब चीज़ें आप पूरी कर रहे हैं, आप डेली ये खाएं, बिल्कुल। क्या होगा उसमें? उसमें ये है कि हम एक जनरल उस तरह से बात करते हैं, क्योंकि जब हम कस्टमाइज्ड डाइट प्लान की बात करते हैं तो उसमें हमें फूड प्रेफरेंसेस देखनी होती हैं कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको खाने में क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद, और वही फिर मैं ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा सस्टेनेबल डाइट। अब अगर मैं आपकी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल कर दूं जो आपको पसंद ही नहीं है, आप चलेंगे, मजबूरी मैं में लाहौरी हूँ, सब पसंद है मुझे, तो क्या फिर मैं आपको नान चने तो दे नहीं सकती, हलवा पूरी वही दे मैं नहीं कह रहा हूँ ना सकती। कि क्या डाइट प्लान हाँ, होगा फिर? लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आप 2 हफ्ते में 1 दफ़ा खा सकते हैं हलवा अच्छा, पूरी, ठीक है? चीट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। नॉर्मली अगर मैं आपको कहूँ तो आप डेली बेसिस पे, जैसे मैंने कहा, हर चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है, नाश्ते से शुरू कर लें। उसमें आपके पास ब्रेड भी हो सकती है, उसमें आपके पास छोटी-सी रोटी भी हो सकती है 6 इंचेस की। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, अंडा या चिकन या कबाब अंडा डेली खा सकते हैं? डेली खाना है। खाना है, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। अगर तो कोई, बल्कि इवन जो हार्ट पेशेंट्स है ना, या कोलेस्ट्रॉल है, जो कहते हैं अंडे की जर्दी नहीं खानी, इवन वो 4 अंडे 1 हफ्ते में ले सकते हैं, पूरा अंडा जर्दी समेत, क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और अब मार्केट में ऐसे अंडे भी आ गए हैं जिसके अंदर स्पेशली उन्होंने हार्ट पेशेंट्स के लिए निकाले हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। तो वो अंडा तो लाजमी है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि जिसको कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट का अंडा इशू, छोड़ दो। अंडा छोड़ दे। अंडा लाजमी है हर एक के लिए। और दही का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, अगर चाय ले रहे हैं उसमें चीनी ना ले, ठीक है। ये आपका एक अच्छा नाश्ता है। इसके बाद आप कोई दोपहर को फल ले सकते हैं, थोड़ा सा दही ले लें। उसमें भी, फल में भी आपने देखना है बहुत ज़्यादा एक टाइम पे ना लें। फिर दोपहर को इसी तरह रोटी, थोड़ा सा सालन और दही। और ये योगर्ट डेली खा सकते हैं? जी। यानी कि आप इसमें भी कोई है कि आपने 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के नहीं योगर्ट नहीं खानी नहीं, है, आप रोज खाना डेली खाएं, चाहें? डेली एक लो फैट योगर्ट ले लें, हाफ कप ले लें, 1 कप ले लें, ठीक है। वो आप डेली ले सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप सब कुछ खाएं जी, आपको सब कुछ खाना चाहिए, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा खाएं। ये वाली मिथ ठीक है या नहीं करनी चाहिए? ये करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब आप किसी को भी बात कहते हैं ना, तो हर कोई इसको डिफरेंट तरह से लेता है। आपके लिए थोड़ा खाना और होगा, मेरे लिए थोड़ा खाना ये बात तो और है। होगा। मतलब एक प्लेट मेरी जो है उसमें मैंने कितने चावल डालने हैं वो डिफरेंट होंगे, आप कितने चावल डाल रहे हैं, तो वो थोड़े की डेफिनेशन जो है ना वो हर एक की डिफरेंट है।
तो अगर आप प्रॉपर रिजल्ट्स चाहते हैं और कोई गोल है जो अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें आपको एक प्रॉपर अपनी डायरेक्शन सेट करनी है, और वो आपका कोई हेल्थ केयर एक्सपर्ट ही कर सकता है। अच्छा, एक दो और चीज़ें हैं, वो ये है, कुछ लोग कहते हैं जी हमें ना क्रेविंग्स होती हैं बड़ी, रात को 2 बजे 3 बजे दिल करता है उठ के कुछ खाएं, कुछ खाने का दिल कर रहा है, किसी का मीठा कर रहा है, किसी का दिल कर रहा है कुछ चिप्स खा लें। फिर कोई कहता है, वो कहता है जी इमोशनल ईटिंग वाली चीज़ हाँ, हम अक्सर बिल्कुल, पढ़ते हैं, ये हाँ। क्या होती है इमोशनल ईटिंग? अब इसके बारे में भी बहुत से लोगों को नहीं पता। अच्छा, कोई ये कह रहा होता है जी मैं पानी पीता हूँ ना, पानी, तो मुझे पानी भी लग जाता है। ये सारी क्या टर्म्स हैं? अच्छा देखें, जो क्रेविंग्स हैं वो तो उसका ताल्लुक बहुत सारी चीज़ों के साथ है। सबसे बड़ा जो उसमें इशू है वो है मील स्किप करने का। अगर आप अपने दिन के मील स्किप कर रहे हैं ना, टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो जो कहीं न कहीं जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो फिर रात को निकली, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो तो काम कर रही है, आप सो भी रहे हैं, आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, दिल है, दिमाग है, लंग्स है, सब ने काम करना है और उनको एनर्जी की ज़रूरत है। तो जब वो आप एनर्जी देंगे ही नहीं उसको, तो वो तो फिर आपको पुश करेगी ना कि कुछ चाहिए भई, काम करना है। तो वो फिर आप रात को तंग आके फिर आप वो कुछ ना कुछ खाते ही हैं। तो एक तो ये कि मील स्किप ना करें अगर आप अपनी क्रेविंग्स कंट्रोल करना चाहते हैं। टाइमली खाना खाना बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर रात का खाना नहीं खाते और वो फिर आधी रात को खा रहे होते हैं। तो मील स्किप ना करें। क्रेविंग्स, कुछ लोगों की शुगर भी लो हो रही होती है, तो आप जो अनहेल्दी चीज़ें उसको हेल्दी चीज़ों से रिप्लेस करें। जैसे अगर आप खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं या चॉकलेट खाते हैं, तो उसकी जगह आप खजूरें खा लें। जैसे कि आपने, हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। तो उससे आपको वो मीठे की क्रेविंग भी पूरी हो जाती है, आपको तसल्ली भी हो जाती है कि मैंने कुछ मीठा खा लिया है। तो ये, और दूसरा आपने जो सवाल पूछा था, पानी भी लग जाता है, तो ये सुना है मैंने पानी बहुत। में कोई ऐसी कैलोरीज़ नहीं होती। उसमें कोई फैट नहीं होता, कोई नहीं, कुछ होता बेसिकली ही उसके नहीं है। पीछे उसके पीछे मंतक जो होती है ना, वो ये होती है कि मुझे हर चीज़ लग रही है। हाँ। मतलब पानी में क्या होना है, वो कहते हैं मैं तो कुछ भी खाऊँ हाँ, मुझे लगता ही नहीं, कुछ लोग इतना खाते हैं, इनको ये हाँ। कुछ भी नहीं होता यार। और हाँ, हम लेकिन जो वो है वो वो बेसिकली एक्सक्यूज़ ढूँढ रहे होते हैं, वो अपने आप को एक, आप कह लें एक तरह से वो अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे होते हैं। मसला खाने का ही होता है। आप अगर आपका खाना ठीक नहीं है, तो वेट गेन या वेट लॉस का ताल्लुक उसके साथ ही है। तो आप अब कहीं न कहीं आपकी डाइट जो है वो ठीक नहीं है, और वो आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकता है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग अब सेल्फ डाइट कर रहे हैं, ये तो आपको आपके पास जो बहुत सारे, हाँ, जैसे आपने मुझे बिल्कुल। बताया कि कुछ लड़कियाँ आती हैं, वो कहती हैं मैं तो 6 महीने से रोटी नहीं खाई। ये सेल्फ डाइटिंग वाले जो लोग हैं, जो खुद से प्लान कर रही हैं, ये किस हद तक गलत है? क्योंकि मैंने ऐसे भी केस सुने हैं, देखे हैं कि लोग हॉस्पिटल पहुँच गए बेहोश होने के बाद, ठीक है, और वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। आप ये बात कर रहे हैं, मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पित्ते निकल गए हैं। अच्छा। कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पीते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं और क्रैश डाइट कर रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का सिर्फ नाम सुना है, लेकिन पीछे क्या साइंस है, किस तरह से करनी है, उनके लिए सही है या नहीं, और उसकी वजह से वो फिर हॉस्पिटल पहुंचे हैं, सर्जरीज हो रही हैं। हुँ। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है आपकी अपने साथ ही। हम कहते हैं ना, सेल्फ मेडिकेशन भी लोग इवन कर रहे हैं। कोई बीमारी है किसी को, तो वो खुद से ही उसके लिए जो भी दवाइयाँ घर में पड़ी हैं वो निकाल के लेना शुरू कर देगा। हुँ। तो सेल्फ मेडिकेशन जितनी खतरनाक है ना, तो ये जो सेल्फ डाइट है ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। आप मेडिकेशन जो है या कोई मेडिसिन है, वो तो एक सर्टेन टाइम के लिए लेते हैं ना, जैसे हुँ। आपने 1 दिन ले ली, 2 दिन, 3 दिन का कोर्स कर लिया। लेकिन जो आप इस तरह की डाइट करते हैं, ये इंसान तब तक करता जाता है जब तक उसको उसके नुकसानात नज़र नहीं आते। जैसे आपने हुँ। कहा, जब तक बेहोश नहीं हो रहे हैं, जब तक हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हैं, तो वो डाइट फ़ॉलो। अब उस डाइट से आपकी हेल्थ इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, डेफ़िशिएंसीज़ आपको हो रही हैं और आपके ऑर्गन्स अफ़ेक्ट हो रहे हैं, मसले-मसाइल, इतनी चीज़ें ऊपर-नीचे हो रही हैं जो जी। आपको अंदाज़ा नहीं है। हुँ। और कुछ लोगों को ये फ़ील हो भी रहा होता है, उनको साइन्स एंड सिम्पटम्स बॉडी दे रही होती है। हर वक़्त थकावट का शिकार होते हैं, खाना खा लिया फिर भी एनर्जी नहीं फ़ील एनर्जी हो नहीं रही आ है, रही। रात को नींद नहीं आ रही है, थका हुआ फ़ील कर रहे हैं, लो है। तो ये सारे साइन्स एंड सिम्पटम्स हम फिर भी इग्नोर करते जाते हैं, क्योंकि वेट लॉस करने का भूत सवार होता है। हुँ। तो ऐसा वज़न अगर आप लूज़ कर भी लेंगे और हुँ। लेकिन आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आप कुछ करने के काबिल ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे वज़न लूज़ करने का क्या फ़ायदा है? बिल्कुल, ये आपने बड़ी ही अच्छी बात की है, और मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये एक्सपर्ट हैं अपने फ़ील्ड के अंदर और जो बात कर रही हैं वो किसी बेस पे कर रही हैं, आप इनके पास नहीं आते ना आएँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप कहीं और चले जाएँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि खुद जाएँ से ज़रूर। जाएँ ज़रूर, खुद से चीज़ें आप ना कर लें डिसाइड अपने वेट लॉस के उस चक्कर के अंदर ये कि बिल्कुल। मैं किसी तरह पतले हो जाऊँ और उसके लिए मुझे हाँ। किसी भी हद तक जाना पड़े, बेशक अपने ऊपर जबर ज़ुल्म करना पड़े। अच्छा, अब तो ये देखें, आप डाइट की आप बात करें, लोग ये जो ज़ेम्पिक इंजेक्शंस आ गए, वेट लॉस इंजेक्शंस आ गए, सर्जरीज़ आ गए, लोग खुद बगैर सोचे समझे वो भी जाके कोई इंजेक्शन लेके वो लगा रहा है, घर बैठ के ही अपने आप को। और सर्जरीज़ करवाने के लिए हुँ। हम मैं हमेशा, मेरे पास ना यंग लड़कियाँ आके इवन 20s और 30s में जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार है, ओबीस है,
100 से ऊपर उनका वेट है, तो वो आके मुझे सबसे पहले पूछेंगी कि मैं अगर ओज़ेम्पिक यूज़ करना शुरू कर दूँ, ये ठीक है? मैं सर्जरी करा लूँ, ठीक है? मैंने कहा आपका ध्यान माइंड डायरेक्टली उस तरफ क्यों जा रहा है? पहले आप डाइट और एक्सरसाइज जो हेल्दी तरीका है, वो जिसके तो कोई कर रहे, साइड शॉर्टकट्स क्यों इफेक्ट ढूंढ रहे हो? जिसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, वो आप उस तरफ क्यों नहीं आ रहे? आप अपने बॉडी को एटलीस्ट 6 महीने का टाइम तो दें। अगर वो चीज़ आपके लिए वर्क, आपको ज़ीरो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इंचेस कोई 1 इंच भी नहीं आपका कम हुआ, फिर समझ आ रही है कि आप मेडिकेशन और दूसरे तरीकों की तरफ जाएं। लेकिन एक जब अच्छा नेचुरल तरीका आपके पास है, उसको आजमा के तो देखें आप। ठीक है, अब ना ये बताइएगा कि हमारे यहाँ पे ना एक मशवरा बड़ा कॉमन है, आपको तो मुझसे बहुत बेहतर पता होगा। हर बंदा कहता है यार ग्रीन टी स्टार्ट कर दें। ग्रीन टी की अहमियत क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है ग्रीन टी का इंटेक, और इसकी अफादियत क्या है? ग्रीन टी नो डाउट एक अच्छी ऑप्शन है। एक आपको हर्बल एक वो चीज़ है, उसमें ग्रीन टी लीव्स होते हैं, और आप एक अच्छी ऑप्शन है। जैसे हम चाय लेते हैं तो उसमें चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अच्छा नहीं है, आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकाल देता है वो। तो एक अच्छी रिप्लेसमेंट ग्रीन टी है, लेकिन वही बात है, हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। अब जैसे हाइपोथायरॉइड के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि ग्रीन टी उसमें नहीं लेनी होती। अच्छा। जी। तो वो फिर आगे जब मुझसे पूछते हैं, वो बड़ा हैरान होते हैं इस बात को सुन के। हमें तो ये पता ही था, हमने तो यही सुना है ग्रीन टी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वेट लॉस में हेल्प करती है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन थायरॉइड में वो आपने, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज़्म का मसला है, तो आपने वो अवॉइड करनी होती है। तो ग्रीन टी एक अच्छी, जितनी भी हर्बल टीज़ है, अब तो कैमोमाइल टी आ गई है। जैसे आजकल नींद का लोगों को बहुत इश्यू है, नींद नहीं आती, तो कैमोमाइल टी एक हर्बल टी है। बहुत सारी इस तरह की टीज़ आ तो ये गई हैं। ग्रीन टी वेट लॉस में हेल्प करती है? कोई भी चीज़ है ना, वो एक सिंगल चीज़ आपका वेट लूज़ नहीं कर पाएगी। ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन। अगर आपकी डाइट, जैसा मैंने कहा, कैलोरी डेफिसिट में है, एक्सरसाइज रूटीन है, उसके साथ आप ग्रीन टी ले लें। इसी तरह एप्पल साइडर विनेगर होता है, लोग वो इस्तेमाल करते हैं, वो आप ले लें। तो ये चीज़ें सारी तभी वर्क करेंगी जब डाइट और एक्सरसाइज है, अदरवाइज एक चीज़ कुछ नहीं कर अच्छा, सकती। आपने टर्म यूज़ किया भी इंटरमिटेंट फास्टिंग, ऐसे ही है? जी। ये किस चिड़िया का नाम है, क्या चीज़ है? पहले तो कुछ लोगों को बताइए होता क्या है? बिल्कुल। कुछ लोग तो उसको बड़ा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कहते हैं कि नहीं पूरा साल ही करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं यार हम लोग वैसे भी रमज़ान का महीना आता है हम उसमें फास्टिंग करते हैं, वो भी ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है, ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अच्छा, इस तरह की ना बहुत सारी ट्रेंडिंग डाइट्स मार्केट में आ गई है। कीटो डाइट है, इंटरमिटेंट है, पेलियो है, एटकिंस है, ये जरा बहुत प्लीज़ सारी कीटो के डाइट्स हैं। बारे में बताइए, मैंने भी सुने आस-पास लोग कीटो कर रहे हाँ, हैं जी, मैं कीटो डाइट पे हूँ। इनको बोलते हैं फैट डाइट्स बेसिकली, कि हुँ, ऐसी डाइट्स। अब एक तो ये डिस्क्लेमर मैं दे दूं यहाँ पे कि हुँ, ये डाइट्स जो है, ये वक्ती डाइट्स होती हैं। ठीक है। अगेन, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल नहीं बन सकती, लॉन्ग टर्म में नहीं, नहीं हो सकती ठीक ना। है। क्योंकि आप देखें, जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग है, उसमें विंडो है 16 घंटे, 8 घंटे, आपने इतने घंटे खाना है, इतने घंटे नहीं खाना। तो ये आप कब तक करेंगे? आप पूरी जिंदगी तो नहीं अपने आप को स्टार्व कर करके चल सकते ना, या बीच में कभी ये कोई इवेंट्स आ जाते हैं, कोई ट्रैवल आप कर रहे हैं, आप हर जगह ये पैटर्न नहीं फॉलो कर सकते। बिल्कुल ठीक है, तो ये हर एक के लिए, और हर डाइट के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है। इंटरमीडिएट डाइट कुछ जो है मसले मसाइल, जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, पीसीओएस के, उनके लिए वर्क करती भी है, लेकिन अगेन फॉलो करनी है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हुँ, 1 महीना 2 महीना आपने ये फॉलो की, उसके बाद आपने नहीं करनी। इंटरमिटेंट हो, कीटो डाइट हो, अगेन लेकिन अंडर सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट। इंटरमिटेंट डाइट अगर करनी है, तो उसका डाइट प्लान एक एक्सपर्ट ही आपको बना के देगा, आपने खुद से नहीं। क्योंकि हुँ, एक तो ये कि इंटरमिटेंट में आप पूरा टाइम फास्टिंग कर रहे हैं, आप एक मील मैक्सिमम ले रहे हैं, हुँ, पूरा दिन आप सिर्फ लिक्विड ले रहे हैं। तो अगर वो एक मील भी प्रॉपरली बैलेंस नहीं है, उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं, और ये आप लंबे अरसे तक फॉलो करते जा रहे हैं, तो आपको सिवियर डेफिशिएंसीज होंगी इस डाइट की वजह से। क्योंकि एक ही मील ले रहे हैं और वो भी बैलेंस नहीं है। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कर रहे होते हैं, उनके मूड बहुत ख़राब होते हैं। बिल्कुल, वो ये आपने बहुत अच्छी वो बात मैंने की है। नोट किया हाँ, उनके अंदर, उनके इतने चिड़चिड़े होते हैं, वो बात नहीं कर हाँ। रहे होते, बात सुनना नहीं चाह रहे होते, जिस ना वो कोई शायद अभी लड़ पड़ेंगे, गिरेबान पकड़ लेंगे तो वो, आपका। क्योंकि आपका डाइट का डायरेक्टली आपके माइंड के साथ, मेंटल हेल्थ के साथ ताल्लुक है ना। क्योंकि ब्रेन को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए फंक्शन करने के लिए, वर्क करने के लिए। तो अगर ब्रेन को फूड नहीं मिल रहा, हुँ, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो वो सही तरह से काम ही नहीं कर पाएगा। और फिर ज़ाहिर है मूड स्विंग्स तो आपके होंगे, आप अपनी भूख बर्दाश्त करके काम कर रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो कहीं ना कहीं तो आपका गुस्सा निकलेगा। चलिए हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। एक राउंड हम थोड़ा-सा आपके साथ हाँ। एक प्ले करते हैं, और वो जी। है रैपिड फायर। ओके। रैपिड फायर मीन्स कि आपको पता ही है जी। कि मैंने आपसे बस ऑप्शंस देनी है और आपने चूज़ करने का ऑप्शन डन। क्विकली, हम्म। जहाँ पे आपको लगे आप एक्सप्लेन करना चाहती हैं उसको थोड़ा-सा आप कर सकती हैं। ठीक है। बट आंसर आपने ऑन द स्पॉट में क्वेश्चंस पूछ करूँगा, आपने जरूर। बताने हैं। टी और कॉफ़ी? टी। टी। ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी? ग्रीन टी। ग्रीन टी। वेजीज़ रॉ और कुक्ड?
रॉ प्रेफरेबली, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है, जैसे बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती, तो आप उसको कुक करके भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, भून भून के नहीं पकाना, हल्का सा स्टीम कर लें। अच्छा, ये इंटरमीडिएट फास्टिंग की हम बात कर रहे थे, यस और नो? नो। नो। रोटी और राइस? रोटी। रोटी। बॉइल्ड एग और ऑमलेट? बॉइल्ड एग, लेकिन ऑमलेट भी ठीक है। एग आप किसी भी सूरत में लें आप, लेकिन लें ज़रूर, जितना कम उसमें ऑयल डालें वो अच्छा है। अच्छा, देसी घी गुड और बैड? गुड, लेकिन उसको कंजम्पशन उसकी जो है 1 टीस्पून इन अ डे, उससे ज़्यादा नहीं। सप्लीमेंट्स यस और नो? येस, बट ओनली अगर आपकी डाइट जो है वो अच्छी है, डाइट हैज़ टू बी द प्रायोरिटी, उसके साथ आप सप्लीमेंट्स ऐड कर लें। कोल्ड ड्रिंक और शरबत? दोनों नहीं, दोनों दोनों? जो है ना वो नुकसानदेह हैं। पानी। अच्छा, वॉक और जिम? वॉक, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो फिर आप एक नेचुरल फिजा में वॉक करें, ऑक्सीजन आपको मिल रही है, तो और आई थिंक ईजी है, सब इजीली कर सकते। जिम ज्वाइन करना हाल के लिए कन्वीनियंट नहीं होता। यानी कि वॉक। अच्छा, हाँ। चीट मील्स यस और नो? समटाइम्स यस। यस, इसका मतलब नहीं कि बहुत सारे चीट मील्स करने, हाँ। समटाइम्स यस। अच्छा, फ्रूट जूस और फ्रूट मिल्क शेक? मिल्क शेक, क्योंकि उसके अंदर से आपको दूध भी मिल रहा है फ्रूट के साथ साथ। ब्रांड ब्रेड यस और नो? यस, क्योंकि आप एक ही चीज खा खा के तंग आ जाते हैं, आप यू नीड वैरायटी, तो ऑन एंड ऑफ यू कैन हैव चलिए फिर एक मुश्किल सवाल और आ रहा है, आखिरी। जी। समोसा और पकौड़ा? जो आपका दिल करे। ठीक है, समोसा। चलें, ये तो हमारा बड़ा अच्छा हो गया जी, रैपिड फायर आपने बड़ा अच्छा क्विकली रिस्पॉन्ड किया और बड़ा मज़ा आया। जी। ये मुझे बताएं कि कुछ मिथ्स भी हैं। हम्म। अब मिथ से मुराद मेरी ये है कि यहाँ पे कुछ मिथ्स को समझते हैं कि नहीं ऐसा ही होता है। आजकल कुछ चीज़ें ना बड़ी ट्रेंडिंग में वायरल भी हैं, वो कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मेरे पास भी वो मोबाइल में भी हैं, वो क्लिप्स में आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहा था। तो इस पे ज़रा रिस्पॉन्स करें और बताएं कि टी इज़ अ स्लो पॉइजन। क्या चाय स्लो पॉइजन है? चाय स्लो पॉइजन नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी किस तरह कितनी कंजम्पशन है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी रैपिड फायर में आई थिंक आपको ये बात कही थी, कैफीन जो है ना, आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, उसके लिए अच्छी होती है। जैसे काम करना है, ब्रेन को एक्टिव रखना है, आपने 1 या मैक्सिमम 2 कप विदाउट शुगर, दैट इज़ फाइन। लेकिन कुछ मैंने लोगों से ये भी सुना है 6-6 कप भी पी रहे होते हैं, और हाँ। 2 चम्मच अच्छा, चीनी ये डाल सॉरी, के। कुछ वैसे ऐसे हाँ। लोग हैं जो आप ही के शोबे से हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप 5 4 5 6 का पी सकते हैं, नहीं कोई इशू नहीं, नहीं है। ये तो आई डोंट क्योंकि मेरा रिकमेंड ख्याल दिस है ये एट ऑल। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इज बैड, और कैफीन का इतना एक्सेस इज नॉट गुड। फिर उसमें चीनी आप इतनी ज्यादा डाल डाल के अगर आप पी रहे चले हैं, बगैर चीनी के पी लें तो भी बगैर दो चीनी के भी नहीं, कैफीन की ज्यादती अच्छी नहीं है। 2 3 कप ठीक है ना? 2 कप ये मैक्सिमम। अपने लिए पूछ रहा हूँ, 2 कप। 2 3 कप ठीक है ना? अच्छा, लोग मुझे मैंने ये भी सुना है, उसमें ये कहते हैं दूध भी तो जा रहा है हम्म, अंदर। दूध हम वैसे नहीं पी सकते चाय में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो कैफीन है ना, वो जो दूध में कैल्शियम है, इवन वो फिर आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होने देती। तो अगर आप ये समझ के चाय ले रहे हैं कि आप दूध की अपनी इनटेक पूरी कर रहे हैं एक दिन की चाय में लेके, तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है। आप दूध वैसे पी लें, हाफ कप चाय में डाल के उसको। कुछ तो पाउडर मिल्क भी यूज करते हैं चाय में। पाउडर मिल्क इज, कोई भी प्रोसेस चीज़ है वो तो हम वैसे ही रिकमेंड नहीं करते ना, ठीक। फ्रेश लें, ऑर्गेनिक लें। लेकिन चाय की जहाँ तक बात है, 2 कप से ज़्यादा आपको नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि वैसे भी अब 2 कप और मैक्सिमम हाँ, 3 कप, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, ब्रेड के बारे में भी कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस हो रही हैं, कहा जा रहा है जी ब्रेड इज़ अ कॉज ऑफ कैंसर। इज इट ट्रू? देखिए, हम लेबल नहीं कर सकते कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ जो है ये कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, और जिसकी बहुत डिफरेंट वजूहात हैं। ठीक है, उसमें जेनेटिक्स भी आ जाता है, उसमें आपका जो केमिकल्स के साथ एक्सपोजर, अब जिस तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि हेयर स्प्रेज जो है या जो भी केमिकल्स आप यूज़ करें, वो एक बहुत बड़ी वजह है, विच इज़ ट्रू, किस चीज़ की? कैंसर कॉज करने की। कल से नहीं लगाना मैंने। बिल्कुल, मतलब एक्सपोजर जो है ना केमिकल्स का, हम्म, जितना आप केमिकल से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, तो वो कैंसर की एक वजह है। इसी तरह जैसे मैंने कहा जेनेटिक्स, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो वो एक बहुत बड़ी वजह है। तो एक अगर मैं ये सिर्फ कह दूंगी ब्रेड की वजह से कैंसर हो रहा है, दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आप ज्यादती ना करें हर चीज़ की। जिस तरह आप बदल बदल, मैंने शुरू में भी कहा, वैरायटी ऑफ डाइट ले। अगर आज आपने नाश्ते में ब्रेड ली है, कल आप रोटी ले लें, परसों फिर ब्रेड ले लें, स्विच कर लें। लेकिन ये कहना ये ब्रेड इज अ कॉज ऑफ कैंसर, ये बिल्कुल चलिए, गलत आप है। खाली एक बात करिए, मैं आपसे एक और पूछता हूँ सवाल कैंसर के हवाले से। हाँ, टूथपेस्ट इज अ कॉज ऑफ कैंसर, ट्रू और नॉट? नॉट ट्रू, बिकॉज वही बात है कि एक चीज़ आप नहीं लेबल कर सकते कि उसकी वजह से कैंसर हो रहा है। तो अगर जैसे कोई खुदा ना खास्ता कोई कैंसर का पेशेंट है, वो आपके पास आया, आप उसको ये नहीं कह सकते अब टूथपेस्ट ब्रश करना छोड़ दो। ठीक है, वो जितनी हाइजीन फॉलो कर रहा है उसने वो भी नहीं करनी है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप अपनी डाइट और ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है अपना, वो आप अच्छा ठीक। करें।
तो आप इन राइट, बीमारियों यानी से ये बच भी सकते हैं। स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चावलों के साथ दही डाल के खाना ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है कि अच्छा है? आई डोंट नो ये सवाल भी कैसे मतलब नुकसान इसमें नुकसानदेह चीज़ कुछ भी नहीं है। राइस भी आपके लिए अच्छे हैं और दही जो है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन कंजम्पशन कितनी है? अगर हफ्ते में एक दफ़ा आप राइस बना के खा रहे हैं दैट इज़ फाइन। अगर जैसा मैं एक ईज़ी तरीके में अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ 12 चम्मच एक टाइम पे खाने हैं चावल तो 12 चम्मच। जो बड़ा चम्मच है वो आप लें दैट इज़ फाइन। ठीक है, पोर्शन कंट्रोल करके। इसी तरह दही मैंने शुरू में भी कहा 1 कप या हाफ कप एक दिन में आपने लेना ही लेना है। हुँ। तो दोनों चीज़ों के फ़ायदे हैं, नुकसान इसमें से दोनों चीज़ों में कोई नहीं है अगर अच्छा आप बहुत चलें, ज़्यादा नहीं ये ले रहे हैं। बताइएगा मेरे सामना कि ये जो जूस होते हैं, जो हम डब्बे के जूस पीते हैं, इसका नुकसान तो ऑब्वियस सी बात है होता है, कहते हैं रिकमेंडेड नहीं होता। लेकिन क्या इसका हेल्थ पे उतना ही नुकसान होता है जितना शराब का होता है, बॉडी पे इम्पैक्ट? नहीं, अगर शराब का देखा जाए तो वो एक उसके जो अल्कोहल की वजह से आपका लिवर भी डैमेज हो सकता है। लेकिन जो फ्रूट जूसेस हैं वो उस हद तक नुकसानदेह नहीं होते हैं। लेकिन ये है कि अगेन फ्रूट जूसेस को आप कुछ एहतियात के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हुँ। शराब तो टोटली ज़ाहिर है वो तो डब्बे अ, वाला जूस चलें, डब्बे वाला जूस। हाँ, नहीं डब्बे वाला जूस भी आप मैं रिकमेंड तो नहीं करती कि आप हुँ, डब्बे वाला जूस लें क्योंकि उसमें कोई भी प्रोसेस्ड चीज़ है उसमें इतनी ज़्यादा शुगर और सॉल्ट उन्होंने ऐड की हुँ, होती है तभी वो इतने लंबे अरसे तक आपके शेल्फ्स में होता है, फ्रिज में होता है क्योंकि उसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स हैं और अगेन इतना हुँ, केमिकल एक्सपोज़र अच्छा नहीं होता। ठीक। तो अवॉइड करें तो बेहतर है। फ्रेश जूसेस फिर भी बेहतर है लेकिन अगेन फ्रेश जूसेस की बजाय आप फ्रूट इटसेल्फ लें जिसमें फाइबर भी मिल रही है, वेट लॉस के हुँ। लिए भी अच्छा है। अच्छा, एक एक स्टेटमेंट है, वो भी आपसे पूछ लेता हूँ मैं। फ्रिज इस्तेमाल करना चाहिए घर में कि नहीं करना चाहिए? फ्रिज के बगैर गुजारा नहीं है, हुँ, इस्तेमाल तो आपने करना ही करना है, हुँ, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस के साथ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे उसके अंदर सालों का खाना बना के या जो बड़ी ईद पे गोश्त आप रख लेते हैं और फिर वो नेक्स्ट बड़ी ईद तक चलाते हैं, वो आप ना करें। इसी अच्छा। तरह क्योंकि जब टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस आती है, आपने हुँ, खाना फ्रीज़ कर दिया है, हुँ, उसके बाद आपने निकाला है, उसको डीफ्रॉस्ट किया है, फिर फ्रीज़ कर दिया है। तो हुँ, ये जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस आती हैं ये सबसे बड़ी कॉज होती है बैक्टीरियल कंटामिनेशन की। बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो करता है जब ये फ्लक्चुएशन आती है, हुँ। तो वो फिर आपके लिए जहरीला हो जाता है। तो यानी कि अगर आप आप उसको टाइम के अंदर-अंदर यूज़ कर लें, 1-2 फ्रेश रोज़ के खाना अंदर, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। नहीं। राइट। अच्छा, ये लास्टली मैं चाहूँगा कि 1-2 चीज़ें और रह गई हैं, बस उस पे हम बात कर लें। दूध सोडा पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए क्योंकि सोडास जो हैं वो फुल ऑफ शुगर और गैस ही होते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आप दूध को वैसे पिएँगे तो उसका फ़ायदा है, लेकिन जहाँ आप उसमें चीनी शामिल कर देंगे, सोडास शामिल कर देंगे तो जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपको उसके नहीं मिलेंगे। तो फिर ये वही बात है, एक हेल्दी चीज़ को अनहेल्दी बना रहे हैं आप। ठीक है, आप उसको अनहेल्दी कर रहे हैं जी। आप। अच्छा, लास्टली बताएँगे, चिकन जो आजकल आ रहा है, जो हम खाते हैं, कहा जाता है ये नहीं खाना चाहिए, ये चिकन इसमें आर्सेनिक गालिबन वर्ड है, आर्सेनिक होता है इसके अंदर और ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इज़ इट ट्रू? चिकन पता नहीं क्यों हम सारा इल्ज़ाम चिकन और अंडे पे डाल देते हैं कि हुँ, इसमें एंटीबायोटिक्स और पता नहीं हार्मोन्स ऐसे डाल दिए हैं और ये कैंसर कॉजिंग है ये वो। जो हम बाकी फ्रोज़न फूड्स खा रहे होते हैं, उससे हमें मसला नहीं होता है, उसके बारे में कोई ये नहीं कहता कि ये जो है हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज़ कर रहा है, जो कि सबसे बड़ी वजह है। चिकन पे सारा इल्ज़ाम डाल दिया जाता है, तो दिस इज़ नॉट ट्रू। आप चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है। हुँ। वही बात है, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लें, लेकिन चिकन में ऐसा कोई मसला नहीं है। राइट, आपके साथ डिस्कशन बहुत अच्छी रही आमना। मैं बहुत सारी चीज़ें और हैं, लेकिन आपका टाइम बहुत कीमती है, आपने कहीं और जाना भी है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जी। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको फ्री कर दूँ अब, और मैं अपने व्यूअर्स से हमेशा पॉडकास्ट के एंड पे बात करता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं, वो आप कमेंट करें, आप ईमेल करें, आप हमें राब्ता करें। वो चीज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं हमारे जो गेस्ट हैं, बहुत सारे हमें सवालात होते हैं ऐसे जो जी, मैं खुद से करता हूँ डिस्कस करके, वो सोच के आपसे बिल्कुल। या किसी से बात करके, तो आपके वो पास आते भी होंगे बहुत आते सारे भी हैं, तो मैं सवाल। चाहता हूँ कि मैं शायद कुछ चीज़ें ना पूछ पाया हूँ। जी, तो वो चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उस पे जो भी उनका डॉक्टर साहिबा का या अभी आप न्यूट्रिशन का जवाब होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो चीज़ें आपने बताई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ चीज़ें मैं चाहूँगा उसको हम रिवाइज़ कर लें। एक तो ये कि सेल्फ डाइटिंग खुद से मत करें। ये इंतहाई नुकसानदेह आपकी हेल्थ के लिए हो सकती है। ये बहुत बिल्कुल। सारे लोग कि 6 महीने के लिए रोटी छोड़ दी हाँ, खानी और खुद से फैसला कर लिया। अब कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, वो करी जा रहे हैं, करे जा रहे वो हैं। करी जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग सप्लीमेंट्स का बेदरग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता उनकी बॉडी में क्या चल रहा बिल्कुल। है। तो आपको पहले कुछ टेस्ट अपने
टेस्ट अपने लाजमी आपको करवाने चाहिए। बेशक आप 1 साल या 2 साल में टेस्ट करवाएं, लेकिन अपने टेस्ट रिपीट करें, देखें कि आपके अंदर बॉडी में क्या कैपेसिटी है आपकी। किसी के साथ कंपेयर मत करें, हर एक की बॉडी एग्जैक्टली डिफरेंट अपनी है, होती है। डिफरेंट है, तो वो आपको उस तरह से चलना चाहिए। और हाँ, इंपॉर्टेंट ये कि आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें कोई शायद हेल्थ इश्यूज होंगे, ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट का होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, डायबिटीज़ होगी। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना जो है ना डाइट प्लान, वो किसी राइट पर्सन से आपको वो कंसिडर करना है, उसको आपने लेके चलना है। खुद से डिसाइड नहीं करना कि मैं खा रहा हूँ तो खैर है, आप भी खा लें, घर का खाना है। घर बिल्कुल। के खाने सारे ही होते हैं, ठीक है, सब चूल्हे पे बनते हैं, लेकिन उसमें क्या कुछ है वो आपके लिए नुकसानदेह है, तो शायद अगले के लिए नहीं होगा। तो आपको ये डिसाइड करनी चीज़ें। आमना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।